नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग जैसा कि आप देख रहे होंगे चैनल पे कि प्रत्येक दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। आप लोगों को हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। फिलहाल आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिएगा कि अब हम लोग हिस्ट्री का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वह लघु उत्तरीय हो चाहे वह दीर्घ उत्तरीय हो। मेरा यह कोशिश रहेगा, ट्राई हम करेंगे कि परीक्षा के पहले आप लोगों को कम से कम 100 क्वेश्चन हिस्ट्री में, 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में या और भी सभी जो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है सब में 100 क्वेश्चन का हम आंसर अच्छे से करवा दें। तो ये मेरा कोशिश रहेगा और आगे क्या होगा ये तो भविष्य कोई नहीं जानता है। आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहें। आपके प्यार के कारण ही, दुलार के कारण ही, सपोर्ट के कारण ही हम आप लोगों के लिए इस तरह से परिश्रम करते रहते हैं मेरे भाइयों। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसका उत्तर हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे और आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया जो तरीका है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है पहले ये देख लिया जाए। इसमें देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आपका हो गया लघु उत्तरीय और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय कितना हो गया 4, 5, है ना। तो इस तरह से करके इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। ये अध्याय 1 से है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी VVI क्वेश्चन है सबको करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इधर आ जाइए। चलिए ठीक है। प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का महत्व। मेरे भाइयों देखो, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, इसको जरा इधर कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। देखिए, सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था। अब यहाँ पे एक देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। बाकी सब चैनल की तरह नहीं होगा कि बस बताते गए और भागते गए। आराम से 5 ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत अच्छा से समझ के होने वाला है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था, यानी कि खेती करने के बाद, खाने पीने के बाद खेती करता था और खेती करने के बाद जो भी फसल अनाज बच जाते थे उसे अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था। इसको इस तरह से करना होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था और यहाँ पे यह पॉइंट करने वाला बात है, ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछता है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है वह व्यापार वाणिज्य का, जैसे फिलहाल अभी मुंबई है ना, उसी तरह से। संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय, इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, से समय संचित अनाज का उपयोग किया जाता रहा होगा। कह रहा है कि ये अन्नागार का उपयोग क्यों किया जाता होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं। एक तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका हो सकता है कि अकाल पड़ने के समय में या जिस समय अनाज का उत्पादन नहीं होता हो उस समय इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। कुछ भी संभव है ना। आगे देखिएगा कि वर्तमान गोडाउन के समान मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था, जो विदेशी व्यापार का साधन भी था। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि मेरे भाइयों कि हो सकता है कि ये गोडाउन की तरह काम करता होगा। जिस तरह से अभी गोडाउन है ना, रहता है ना, जहाँ पे माल को रखा जाता है, गेहूँ चावल थोक में रखा जाता है, उसी तरह से ये होगा, जो विदेशी व्यापार का साधन भी था, जो विदेशी व्यापार का साधन भी रहा होगा। तो इस तरह से अन्नागार के विषय में कहा गया। यहाँ पे आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था इस समय का यह रहा होगा, अधिशेष अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अधिशेष अर्थव्यवस्था मेरे भाइयों, अधिशेष अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था। अब आप कहोगे कि सर ये अर्थव्यवस्था, ये अधिशेष अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो यह होता है जरूरत से ज़्यादा हो जाना अधिशेष कहलाता है।
अन्नागार क्यों होगा? आप अपने पैसे को बैंक में कब रखोगे? जब आपके पास पैसा आपके ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तभी रख पाएंगे। अब जितना आपका रोज का खर्च है उतना अगर आप कमाते हो तो क्यों रखोगे बैंक में, है ना? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले आपको हम क्वेश्चन दिखा देंगे उसके बाद ही ऐसा हो। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं? याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, क्या है इसका उत्तर, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हड़प्पाई देखिए स्थलों से उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहरें मिली हैं। मतलब एक मुहर मिला है जिसपे पता नहीं कुछ ना कुछ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस तरह से करके, कुछ ना कुछ खुदा हुआ मिला है। अब पता नहीं है क्या लिखा हुआ, अभी तक तो क्लियर हुआ नहीं है। खैर चलते हैं आगे कि हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहरें मिली है। मुहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। इतना पता चला है कि मुहर पे कुछ छोटा छोटा कुछ अभिलेख खुदे हुए हैं। मुहरें जारी करने वाले व्यक्ति के यह नाम और पद की ओर इंगित होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस तरह से जो मिला है मुहर, वह किसी के नाम का और पद का, ऊपर में हो सकता है कि नाम हो या नीचे में उसका पद का बारे में जानकारी दिया रहा है। हो सकता है ऐसा, कोई कंफर्म कहना सही नहीं होगा, हो सकता है कि ऐसा होगा। आगे देखिएगा, इंगित होता है लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वह आज भी नहीं पढ़ा गया है। कुछ विद्वानों ने इससे पढ़ने का प्रयास किया, मेरे भाइयों। कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। किसी का कहना है कि हो सकता है कि संस्कृत पर आधारित हो, किसी का द्रविड़ पर आधारित हो, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि से भी इसकी तुलना की जाती है। अब कोई कोई ऐसे विद्वान है जो ये कहते हैं कि नहीं ये ब्राह्मी लिपि है, ठीक है भाई, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना बाकी है। फिलहाल 2000 अभी 22 चल रहा है, 2022 तक के कोई भी व्यक्ति इस लिपि को फिलहाल पढ़ नहीं सका है। अक्षरों को चित्रों अथवा अभी चिन्हों से दर्शाया गया है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 थी। देखिए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे 400 थी। अक्षरों को चित्रों अथवा अभी चिन्हों में दर्शाया गया है। याद रखिएगा, अक्षरों को चिन्ह की तरह। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 थी। कहा जा रहा है कि उस समय जो अनुमानतः जो उपयोग किए गए थे अक्षर वह 400 थी। ध्यान रखिएगा कितने थी, 400। तो यही हड़प्पा लिपि के बारे में हुआ कि फिलहाल अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मुहर पर कुछ लिखा हुआ मिला है, यहाँ पे है ना, मुहर पे कुछ लिखा हुआ मिला है। कोई इसे ब्राह्मी लिपि से, तो कोई संस्कृत से, तो कोई द्रविड़ भाषा से जोड़ के देख रहा है। लेकिन फाइनल रिजल्ट यही है कि अभी तक इसको पढ़ा गया नहीं है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। इस तरह से अगला प्रश्न क्या है देखा जाए, ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मेरे भाइयों, अगला प्रश्न है कि मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका आंसर कि मगध के उत्कर्ष का कारण क्या रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 16 महाजनपदों में, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। तो भी चीज़ है, याद रखिएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन? वो था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे, जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति जो पहाड़ों नदियों से घिरा था। तो मगध किससे घिरा हुआ था? पहाड़ों से और नदियों से। पहाड़ और नदी से घिरा रहने के कारण कोई आक्रमण कर नहीं सकता था। आगे देखिए कि मगध की आर्थिक जो संपन्नता है मेरे भाइयों, संपन्नता भी थी। मगध सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी महाजनपद भी था। आगे चलते हैं, इसके लिए खनिजों की पर्याप्तता एवं उर्वर भूमि, कृषि भूमि का उपयोग होता था। अब कहा जा रहा है कि मगध के पास तो भाई जमीन, उपजाऊ जमीन का कमी था नहीं। उस समय राजा वही है जो अच्छा खेती बाड़ी करवाता है। तो मगध का जो क्षेत्र है, आप देखे होंगे कि मगध का जो क्षेत्र का जो मिट्टी है वह काफ़ी उपजाऊ है।
तो इसे तो आप स्पष्ट होता है कि उपजाऊ मिट्टी है, खेती बाड़ी भी अच्छी होगी। अगर खेती बाड़ी अच्छी होगी तो वहाँ के लोगों का आमदनी भी ठीक ठाक होगा। चलते हैं आगे। मगध का सैन्य संगठन भी परंपरा एवं मजबूत योगदान भी महत्वपूर्ण कारण थे। अब सैन्य संगठन का भाई क्या कहा जाए, लाजवाब। मगध का सैन्य संगठन जबरदस्त था, इसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन एवं यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला। मगध चारों ओर से जल से घिरा हुआ था, जल दुर्ग था, याद रखिएगा जल दुर्ग था, जिसके कारण मगध में आना जाना व्यापार करना काफी ठीक ठाक हो जाता था। तो महाजनपद में हड़प्पा इतना शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, ये आपको आज पता चल गया। इसमें लिखा हुआ तो बहुत कुछ नहीं है, आपको हम बताते चले कि मगध के मजबूत होने का सबसे जो सशक्त और मजबूत कारण रहा मेरे भाइयों, वह रहा इस महाजनपद में अच्छे अच्छे शासक का होना। जैसे आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो यहाँ का शासक बना वो बिंबिसार, हर्यक वंश का, हालांकि उससे पहले भी जरासंध थे। तो शुरू से ही देखा जाए कि मगध में अच्छे अच्छे शासक थे, जिसके कारण मगध का जो फैलाव है, विस्तार है, वो काफ़ी दूर तक हुआ। तो यहाँ तक हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5-5 क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर देखिए बाबू क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दें। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, महाभारत के बारे में लिखना है। कहाँ गया, इधर आ जाओ। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यह बताइए मेरे भाइयों कि महाभारत के लेखक हैं कौन, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। ठीक, यह 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितना अध्याय है, कुल 15 अध्याय है। इसके रचना एवं संकलन काल को 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। ये डाटाबेस क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखिएगा कि इसमें पांडवों कौरव वंश के बीच युद्ध हुआ था। महाभारत में मूल रूप से है क्या, कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध का वर्णन, यानी कि असत्य पर सत्य का जीत। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि विस्तृत विशद वितरण दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है, यानी कि महाभारत को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये था मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने का कारण। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखें कि महाभारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हम लोग किए हैं। तो चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन के पास। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न आप देख लीजिए क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी हम आगे बना पाएंगे। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो दोस्तों तो आप ये भी बताएं, है ना, तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही बनाएंगे। चलिए देखिए, आगे है कि अकबर के नवरत्नों के नाम बताएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चन का जो भी महत्वपूर्ण सेट है वो हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, अकबर के नवरत्नों के नाम बताएं। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये भी एक जो है कि VVI क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, अकबर, ध्यान दीजिए अकबर, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले जो जिनका नाम आ रहा है वह है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। दूसरा है हकीम हुकाम और तीसरा है मुल्ला दो प्याजा। चलते हैं आगे, देखते हैं किसका नाम है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए आगे चौथा नंबर में अबुल फजल, फिर फैजी, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और बीरबल, यही इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो आज हम 5 ही क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी आगे बनाएंगे, वरना रहने देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, सेवा प्रदान कर सकते हैं। अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।